नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम आपको वो जानकारी देने जा रहे हैं जो कि आप लोग जानना चाहते थे। आप लोगों की तरफ से यानी हमारे दर्शकों की तरफ से काफ़ी सारी फरमाइशें आ रही थी। महाराष्ट्र के राजनीति में आने वाले कुछ समय में क्या चेंजेस होने जा रहे हैं, क्या फेरबदल होने जा रहे हैं, और इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस एपिसोड में आज दे रहे हैं, देने जा रहे हैं। उससे पहले आपको एक बहुत ही अच्छी खबर बता दें। महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी में गोपीनाथ मुंडे, जिन्होंने अपना खून पसीना बहुत सारी मेहनत दी भारतीय जनता पार्टी को स्थापन करने में, जिनका काफ़ी बड़ा हाथ था महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे उप मुख्यमंत्री बन के भी काम कर चुके हैं। उस समय तो हमें भी मौका मिला था, हमने भी उनके साथ में काम किया था काफ़ी साल। तो उनकी सुपुत्री पंकजा मुंडे और दूसरी प्रीतम मुंडे के बारे में ये जानकारी आ रही थी केंद्रीय कैबिनेट में उन्हें जगह मिलेगी, लेकिन उन्हें वो जगह नहीं मिली। इस वजह से महाराष्ट्र में काफ़ी सारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नाराज होकर उन्होंने अपने इस्तीफे यानी राजीनामे यानी त्यागपत्र सौंप दिए थे। की संख्या करीब करीब 200 से 250 से ज़्यादा बताई जा रही है, जिन्होंने कि अपने अपने त्यागपत्र पार्टी को सौंपने की तैयारी कर दी थी और पंकजा मुंडे जी के पास अपने अपने त्यागपत्र भेज दिए थे। देखिए, उसी विषय में आज ये सभी को अपेक्षा थी कि पंकजा मुंडे और प्रीतम मुंडे आज मुंबई के उनके कार्यालय पहुंचकर उस विषय में कुछ न कुछ निर्णय लेंगे। और ये कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने इस तरह का दबाव उनके ऊपर बनाया हुआ था कि वो उनके ऊपर बार बार जुल्म जो किया जा रहा है, क्योंकि जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे 2019 में, तब भी उन्हें जो टिकट देने का विषय था उसमें बहुत गड़बड़ की गई थी। और सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह से उनके साथ एक अलग सा व्यवहार हो रहा है जब से ये देवेंद्र फडणवीस वहाँ पर मुख्यमंत्री बने, यानी 2014 से। देखिए, असली माजरा ये है कि ये महाराष्ट्र के जो राजनीति में जो चेंजेस आने जा रहे हैं वो तो हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे, लेकिन उसके लिए ये पार्श्वभूमि समझना बहुत ज़रूरी है कि आज किस तरह से पंकजा मुंडे की जीत हुई है, प्रीतम मुंडे की जीत हुई है, पूनम महाजन की जीत हुई है, वो कैसे, पहले वो समझ लेना जरूरी है। आज पंकजा मुंडे ने जो कहा अपने सभी कार्यकर्ताओं से जो वहाँ जमा हुए थे, या फिर टीवी चैनलों के, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से जो महाराष्ट्र के हर जिले में, हर कोने में बैठे हुए हैं इंतज़ार करते हुए कि पंकजा ताई क्या निर्णय लेती हैं, तो आपको बता दें उन्होंने एक बहुत ही अच्छा और बहुत बढ़िया निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि हमारी बात हुई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से और प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, लेकिन अब विषय उन्होंने कहा कि इस समय इस तरह की कोई भी एक्शन लेना ये सही नहीं है, ये संगठन को कमज़ोर करना है और अपने आप को भी कमज़ोर करना है। उन्होंने कहा कि अगर मैं पद मांगती हूँ या मैं विधायक के लिए टिकट मांगती हूँ या मंत्री पद अगर प्रीतम मुंडे को मिलना चाहिए केंद्र में, तो वो सिर्फ आपके लिए, हमारे लिए नहीं है। यानी उनकी जो फॉलोअर्स हैं पूरे महाराष्ट्र में, हर जाति, हर धर्म के, हर तबके के लोग, उनके लिए वो काम करना चाहती है, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया। और उन्होंने कहा कि ये समय सही नहीं है ऐसा कोई भी कदम उठाने के लिए, और आज भी मेरा नेता नरेंद्र मोदी है, मेरा नेता अमित शाह है, मेरा नेता जेपी नड्डा है, इस तरह के शब्दों में उन्होंने बयान दिया और अपने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की। और इस एक जो स्टेज पर उन्होंने ये जो पूरी भाषण दिया, छोटा सा कार्यकर्ताओं के साथ जो उन्होंने संपर्क किया, जिस तरह से उन्होंने कम्युनिकेशन किया, ये संदेश दिया, और इसके बाद उन्होंने कहा कि इसके बाद मैं ऑफिस में जाऊंगी, तो जो स्टेज है उसके पास ही में उनका ऑफिस है, तो वहाँ पर मैं जाऊंगी। आप सभी से निवेदन है कि आप पीछे मत आइए, मेरे पीछे पीछे हर एक जिले के लोगों को या हर एक तालुके के लोगों को अलग से बुलाया जाएगा और उनके साथ अलग अलग से बातचीत की जाएगी कि उनके क्या प्रॉब्लम्स है और उनका क्या समाधान वो चाहते हैं और किस तरीके से चाहते हैं, ये समझेंगे और उनका समाधान जो है वो किया जाएगा। लेकिन इसमें जीत उन्होंने ये की कि उन्होंने महाराष्ट्र में किसी भी नेता का नाम नहीं लिया। उन्होंने सीधा केंद्र में जेपी नड्डा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनका नाम लिया, और यानी उन्होंने सीधा सीधा बता दिया कि महाराष्ट्र में हमें किसी के ऊपर भरोसा नहीं है। ये सिग्नल सीधा सीधा उन्होंने दे दिया। अब
उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही थी, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से उनके साथ ये भेदभाव शुरू हो चुका था। जबकि गोपीनाथ मुंडे जी और उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो ओरिजिनल लोग हैं, जिन्होंने की पार्टी के लिए अपना खून दिया, पसीना दिया, सब कुछ दिया, पैसा दिया, खर्चा किया और पार्टी को आज इतना बड़ा बनाया है। और उन्हीं को बाजू में रख के ये देवेंद्र फडणवीस आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपनी एक खुद की टीम बनाए, ये सब ओरिजिनल लोगों को साइडलाइन किया जाए। खैर, ये उनका पॉलिटिक्स है, गलत पॉलिटिक्स हो या सही पॉलिटिक्स हो, पॉलिटिक्स में कुछ भी गलत या सही नहीं होता। तो उन्हें शायद नहीं मालूम कि और भी ऐसे नेता हैं महाराष्ट्र के अंदर जो उनके साथ इससे बदतर दिशा कर सकते हैं, उनका हाल और बदतर कर सकते हैं। लेकिन जो धैर्य पंकजा मुंडे ने दिखाया वो काबिल तारीफ है, बहुत अच्छी बात है। आई सैल्यूट टू हर कि उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में भी ऐसा निर्णय लिया और उन्होंने जो तय किया है वो एक पत्थर पर लकीर है। और उन्हें महाराष्ट्र में ये कहा जाता है कि ये महाराष्ट्र की शेरनी है, महाराष्ट्राची वाघीण आली। तो ऐसी वाघीण को हम सैल्यूट करते हैं। हाँ, वो पार्टी के अंदर रहकर जरूर ऐसे जो स्वार्थी नेता हैं उनकी हालत जरूर खराब करके रखेंगी, ये भी हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि ये राजनीति है, ये किसी की नहीं होती। तो ये सब माहौल के चलते अब आते हैं हम अपने मूल विषय पर। ये जो एक चर्चाएं चल रही है पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के बीच में, ये सब जो चर्चाएं चल रही है वो ऐसी है कि आने वाले कुछ 4 या 6 महीनों में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है। अब वो किस आधार पर ये चर्चाएं चल रही है ये भी हम आपको बता देते हैं कि अनिल देशमुख, जिनका की नाम पूर्व पुलिस कमिश्नर, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, इन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री को, जिसे कि लेटर बॉम्ब के नाम से ये मीडिया वाले पुकारते थे अपने चैनलों पर। उसमें अनिल देशमुख के खिलाफ आरोप थे कि वो हर महीने 100 करोड़ की उगाई यानी वसूली जो बार और ये वाइन शॉप और ये होटल वालों से करने के आदेश उन्होंने सचिन वाजे को दिए थे। एपीएस सचिन वाजे जो सीआईयू के चीफ बनाए गए थे मुंबई पुलिस में। उसके बारे में ये जानकारी आई है कि ईडी को उन्होंने बयान दे दिया है कि ये पैसे वो जमा करते थे और अनिल देशमुख तक पहुंचाते थे। और उसके सिवा उन्होंने एनआईए के स्पेशल कोर्ट को एक पत्र भी लिखा था कुछ महीने पहले, जो कि कोर्ट में उन्होंने जमा करवाया था बाकायदे। उसमें ये कहते हुए कि ये अनिल देशमुख ने हमें अपने बंगले पे बुलाया था और कहा था कि आपकी ऐसे कैसे ये नियुक्ति हो गई, आप तो इतने साल सस्पेंड थे, फिर डिसमिस थे। तो यही सचिन वाजे एक दौर में 2006 या 2008 के आसपास शिवसेना के प्रवक्ता बनाए गए थे। अब देखिए कि देवेंद्र फडणवीस ने जो आरोप लगाया था, वहां के विरोधी पक्ष नेता, कि जब वो मुख्यमंत्री थे उनके ऊपर दबाव लाया जा रहा था, शिवसेना के जो लोग मंत्री थे की सरकार भी, वो उनसे आके मिले थे और कह रहे थे कि इसे वापस लीजिए सेवा में, सर्विस में। और उसके बाद जब इन्होंने नहीं लिया तो उद्धव ठाकरे ने उन्हें फोन किया, ऐसा उनका कहना है। अब देखिए कि ये सब के चलते जब सचिन वाजे की अरेस्ट हुई, सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट किया, एनआईए ने अरेस्ट किया, तो उसके बाद ये गाड़ी की ट्रैक कैसे चेंज हो गई कि इसी सचिन वाजे का शिवसेना से संबंध डिस्कनेक्ट करने के हिसाब से हो या किसी और हिसाब से हो, परमबीर सिंह ने जो लेटर लिखा तो जो है बाहर पब्लिक कर दिया गया और ये पूरी जो दिशा है वो अनिल देशमुख की तरफ चली गई। तो आज उसी अनिल देशमुख के बारे में कुछ जानकारी आई है कि उनके जो बेटे हैं सलील देशमुख, इन्होंने करीब करीब 8.25 एकड़ या 8.3 एकर्स के आसपास कुछ ज़मीन खरीदी थी उरन तालुका, जहाँ पर कि जेएनपीटी पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट का बहुत बड़ा पोर्ट है। और वहाँ पर रोज़ हज़ारों टैंकर जो है, ये जो शिप से जो माल आता है, कंटेनर, ये उतारे जाते हैं। और वहाँ पर एक तरह का वो बिजनेस अभी कहा जाना चाहिए, क्यों कि वहाँ पे दुनिया भर के बिजनेस उस पोर्ट के चक्कर में चलते हैं और वहाँ पे रोज़ करोड़ों करोड़ों रुपए की, पता नहीं कितने 100 करोड़ या 1000 करोड़ों का माल वहाँ से उतरता है, अंदर आता है देश में या फिर वहाँ से बाहर जाता है। उसके लग के जो हाईवे है, उसी हाईवे को लगकर उन्होंने ये 8.25 एकड़ जमीन ली और कुछ कंपनी का नाम प्रीमियर हाई लिंक या हाईवे लिंक ऐसा कुछ बताया जा रहा है, जिसमें कि कंट्रोलिंग पार्टनर इसी अनिल देशमुख के सुपुत्र सलील देशमुख हैं। और सलील देशमुख का पूरा कंट्रोल चलता है उस कंपनी पर। और ये बताया जा रहा है ये जो पैसे हैं ये उनके किसी
कलकत्ता या हैदराबाद की किसी शेल कंपनी के द्वारा ये वाइट कराकर, और इस शेल कंपनी यानी ये जो प्रीमियर जिसका नाम है, उस कंपनी के द्वारा ये जमीन परचेस की गई है, खरीदी गई है। अब देखिए, इसका तो इन्वेस्टिगेशन ईडी यानी प्रवर्तन निर्देशालय कर रहा है। खैर, इसका इन्वेस्टिगेशन तो होगा, लेकिन के पहले एक और आपको बात बता दें कि कल ही बॉम्बे हाईकोर्ट से यानी मुंबई के उच्च न्यायालय से खबर आई थी कि अनिल देशमुख ने जो एफआईआर कॉश यानी उसमें जो 2 पैराग्राफ थे उन्हें हटाने की मांग की थी और एफआईआर कॉश करने की मांग की थी, तो उसमें हाईकोर्ट ने उन्हें धुतकारा है। उल्टे उन्होंने सीबीआई से कहा है कि आप इसमें जिसके भी कनेक्शन नजर आते हैं, जिसका भी नाम आता है, उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अगर वो किसी जुर्म में शामिल है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ये करने गए थे कुछ और हो गया कुछ और इन्होंने एक और रिट पिटीशन फाइल कर रखी है, सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन लगा रखी है ईडी के खिलाफ कि ईडी इन्हें बुला रही है। बहरहाल, ईडी अब परमबीर सिंह को बुला रही है और परमबीर सिंह मुंबई से गायब है, यानी 2 महीने के लगभग उन्होंने 2 महीने के लिए लगभग उन्होंने सिक रिपोर्ट यानी सिक लीव लगा रखी है और वो ऐसा मालूम होता है कि वो अपने घर हरियाणा में बैठे हैं। लेकिन उन्हें ईडी के सामने आना पड़ेगा और उन्हें पूरी हकीकत जो है वो बयान करनी पड़ेगी, क्योंकि सचिन वाजे हकीकत बता चुके हैं। अब अनिल देशमुख के खिलाफ परमबीर सिंह भी फिटनेस बन जाएंगे एक तरह से, और वो खुद परमबीर सिंह यानी हाईकोर्ट का कहना कुछ इस तरह से था, ये खुद जो है उस समय कमिश्नर थे और अगर सचिन वाजे ये सब कर रहे थे यानी उनके एक जूनियर अधिकारी इतने सारे बीच के अधिकारियों को, आईपीएस अधिकारियों को बाईपास करके अगर डायरेक्ट गृह मंत्री से मिल रहे थे, उन्हें उन बंगले पे बुलाया जा रहा था, तो उस समय परमबीर सिंह क्या कर रहे थे जब उन्हें जानकारी थी कि इस तरह की वसूली चल रही थी। यानी परमबीर सिंह का अब समय सही नहीं चल रहा है, उन्हें भी तकलीफ हो सकती है, उन्हें भी अरेस्ट हो सकती है। तो वो तो अपने ऊपर कुछ लेंगे नहीं, वो तो बता देंगे कि हमने मुख्यमंत्री को लिख दिया था, लेकिन उससे बात खत्म नहीं होती। उन्होंने वहां के पुलिस कमिश्नर होते हुए क्या उनका काम नहीं था कि कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी दखलपात्र गुनाह की जानकारी मिलने के बाद एफआईआर बनाना, जो कि सीआरपीसी के हिसाब से बहुत जरूरी काम है, उनका पूरा पूरा वो कर्तव्य बनता है। तो इस सब का जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। लेकिन आपको और इसमें मजे की बात बता दें कि जिस तरह से शिकंजा अनिल देशमुख और उनके बेटे के नज़दीक पहुंच चुका है, उसमें जो हालात हैं उसमें सभी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना और लीगल एक्सपर्ट्स का भी ये कहना है कि आने वाले 2 से 4 महीनों में काफ़ी सारे लोग अरेस्ट होंगे और शायद इसी वजह से ये अनिल देशमुख ईडी के सामने पेश होने को कतरा रहे हैं। 3 बार उन्हें समन जा चुके हैं और वो ईडी के सामने नहीं गए हैं। अब सीबीआई का भी उन्हें बुलावा जरूर आएगा और जब उनके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं होंगे, कोई कारण नहीं होगा किसी सवाल का, तो उनकी अरेस्ट तय है और वो ये सब चीज़ जानते समझते, क्योंकि वो खुद एक गृह मंत्री रह चुके हैं, होम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ऐसी हालत में अगर आने वाले 2 से 4 महीनों में ये सरकार अगर गिरती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बनेगी, क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब भी हम आपको बताएंगे, उसकी भी पूरी जानकारी देंगे। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। आप हमारे चैनल विश्व भारती चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में जो बेल का स्विच है उस पर क्लिक करके आप उसमें ऑल का नोटिफिकेशन आपको ऑप्शन मिलेगा, उसे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हम इस ऐसे वीडियोस की, ऐसे जानकारी की सही समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब ये जितने सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, इनकी जो चर्चाएं चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की क्या महाराष्ट्र में सरकार बनेगी, तो कुछ दिन पहले आपने एक वक्तव्य वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, उनका सुना होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब उनसे कुछ मीडिया वालों ने पूछा कि क्या आप शिवसेना के साथ सरकार बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारी एक तरफ एक पार्टी बैठी है, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी बैठी है, यानी दोनों तरफ एक एक ये बैठे हैं, तो अब हम यहाँ से हिलने की परिस्थिति में नहीं है। और उसमें से यानी कि उसका मतलब ये निकलता है कि अगर एक भी उसमें से सरक जाते, हिल जाते हैं, तो इन्हें हिलने का, वहाँ से निकलने का मौका मिल जाएगा। इसका अर्थ ये निकाल रहे हैं सभी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स। और भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका गठबंधन होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी दे दें। अगर आप पिछले महीने, 2 महीने या 3 महीनों से अगर यहाँ महाराष्ट्र की राजनीति देख रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि वहाँ के जो विरोधी पक्ष नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, वो मीडिया से बहुत ही कम बात करते हैं और बहुत ही नपी तुली और गिनी चुनी बात करते हैं। और जब भी कोई शिवसेना या किसी पार्टी के खिलाफ ज़्यादा बात करनी होती है तो उस समय वो आगे कर देते हैं प्रवीण दरेकर को। अब ये प्रवीण दरेकर
जो वहाँ के विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता हैं, ये मनसे से उस पार्टी में आए। अब सब ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो बाहर से इन्होंने लिए, इनका खुद का कुछ नहीं है वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस। अब ये बना रहे हैं उसे। जो परिस्थिति 2019 में थी या 2014 में थी, जबकि वहाँ सब लोग उसके साथ में खड़े थे, देवेंद्र फडणवीस के साथ में, उनके साथ में काफ़ी सारे लोग खड़े थे, पार्टी के ओरिजिनल लोग। आज उनके साथ में कोई नहीं दिखता। इक्का दुक्का कोई गिरीश बापट या गिरीश महाजन, ऐसे कुछ एक आध दो लोग दिख जाते हैं। अब जब ओबीसी का मसला हुआ वहां पर, तो उन्होंने पंकजा मुंडे को बुला लिया। यानी कहने का मतलब यह है कि बाकी समय उनके साथ कोई नहीं होता, वो किसी को मान सम्मान देते नहीं वहां के ओरिजिनल लोगों को, और कोई उनको, वो लोग भी उन्हें पूछते नहीं। ये जो नए आए हुए लोग हैं, इन्हें ही वो महाराष्ट्र प्रदेश के स्तर पर पद देते हैं, जवाबदारियां देते हैं, कोई निर्णय वहां के प्रदेश अध्यक्ष को वो लेने नहीं देते हैं। तो जिस तरह का माहौल है कि इन पार्टियों के खिलाफ बात करने के लिए देवेंद्र फडणवीस कभी आगे नहीं आते, वो सब दूसरे लोगों को आगे करते हैं। क्योंकि अगर समय आया कि शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी और मुख्यमंत्री बनना पड़ा, तो वो मैं ही बनूं। यानी मैं अपना मुंह बंद रखूं, अपने संबंध या अपनी पोजीशन इस तरह से रखूं ताकि कल किसी तरह का कोई सरकार बनाने में कोई हर्डल नहीं आए, कोई अड़थड़ा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, कोई ऑब्स्टेकल नहीं आना। खैर, ये उनके मन की सोच है। इसी विषय पर हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि अमित शाह ने जो पोजीशन रखी थी 2019 में कि शिवसेना के साथ हमें जाना नहीं है और हमें अपने दम पर सरकार बनानी है, ये चीज़ देवेंद्र फडणवीस को बिल्कुल गंवारा नहीं है, ऐसे लगता है। आज भी अमित शाह जी की सोच वही है कि हमें किसी पार्टी के साथ ज्वाइन नहीं करना है, हमें अपने दम पर सरकार बनानी है। वो चाहे राष्ट्रपति शासन लगाना पड़े, चाहे कुछ भी हो, लेकिन किसी और पार्टी के साथ, यानी ये जो अभी कृपा शंकर सिंह कांग्रेस से लाए गए, ये सब चोर उचक्के, जो घोटालेबाज लोग, ये देवेंद्र फडणवीस को वहां चलते हैं। निष्ठावंत जो वहां के कार्यकर्ता हैं, उन्हें सिखाकर उन्हें अपग्रेड करना, ये उन्हें नहीं जमता। क्यों? क्योंकि उन्हें ओरिजिनल लोगों की जरूरत नहीं है, वो खुद की लॉबी बनाना चाहते हैं। उन्होंने सेकंड लेवल की जो वहां की लीडरशिप है उसको पूरा खत्म कर दिया है। वहां के बहुत एक्सपर्ट नेता, यानी जो कि राजनीति में और एडमिनिस्ट्रेशन में माहिर, प्रकाश मेहता हो, विनोद तावड़े हो, ये सब का, या पूना की मेधा कुलकर्णी हो, इन्होंने क्या किया उनके साथ में कि उनकी सीट, जो उनकी पक्की सीट थी, जो वो खड़े हो जाते तो 100% चुन के आते, क्योंकि उन्होंने वहां बहुत काम किया। उन्होंने ये मेधा कुलकर्णी को हटाकर वहां चंद्रकांत दादा पाटिल, जो कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, उन्हें ऐसे कैलकुलेशन से वहां खड़ा कर दिया गया। ये सब एक्सपर्ट्स से जानकारी मिल रही है, ताकि वो गिर जाए, ताकि उनकी भी राजनीति खत्म हो जाए। लेकिन चंद्रकांत दादा पाटिल ने मेधा कुलकर्णी से बात करके कि आपका तो जो हो चुका वो हो चुका, अब मेरी भी राजनीति और मेरा भी राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा, तो इस वजह से आप मुझे मदद कीजिए। तो हालांकि मेधा कुलकर्णी जितने वोटों से वहां चुन के आती थी, उससे ज़्यादा वोटों से ये चुनकर नहीं है, उससे कम वोटों से चुन के आए, लेकिन उनका राजनीतिक भविष्य वो रह गया, बच गया। मेधा कुलकर्णी केंद्र में भारतीय जनता महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष बनाई गई। यानी ये निष्ठावंतों को न्याय भले देरी से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। और इसके लिए और इस सफलता के लिए इसका सबका पूरा श्रेय जो जाता है वो चंद्रकांत दादा पाटिल को जाता है, जो महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो इस तरह की राजनीति जो चल रही है, इसमें काफी सारे तर्क और कुतर्क हैं। और ये एक्सपर्ट लोग बता रहे हैं कि अमित शाह नहीं चाहते कि शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी मिलकर वहां सरकार बनाए, जिसके कि पूरा ही पूरा खिलाफ देवेंद्र फडणवीस दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी नहीं चाहते कि वहां शिवसेना के साथ जुड़ करके सरकार बनाई जाए। लेकिन अगर ये सरकार 3 या 4 महीनों में गिरती है, जो कि ये सभी पॉलिटिकल और लीगल एक्सपर्ट्स की एनालिसिस है, तो ऐसे हालात में क्या देवेंद्र फडणवीस वहां पे अपनी मनमानी कर पाएंगे? क्या उनके विधायक देवेंद्र फडणवीस का साथ देंगे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक? वैसे उसकी संभावना तो बहुत कम लगती है। वो तो विधायक जो ओरिजिनल लोग हैं वो केंद्र के हिसाब से चलेंगे, और जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी कहेंगे उस तरह का वो काम करेंगे। वो शायद देवेंद्र फडणवीस के इस पहल को या इस कोशिश को वो ना सपोर्ट करें, ना हेल्प करें, ना उनके साथ खड़े हों। लेकिन ये सबके चलते चलते देखिए, ये राजनीति बहुत ही अजीब चीज़ है। यहाँ पर कब क्या हो, यानी ऊंट किस मोड़ बैठ जाए, ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो संभावनाएं हैं
वो ये है कि अगर ये सरकार गिरती है तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। और हमें जो कुछ खास सूत्रों से, विश्वसनीय सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि आने वाले समय में, जबकि महाराष्ट्र के अंदर कम से कम 8 से 9 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर पालिका और महानगर पालिकाओं के चुनाव हैं, और उसमें सबसे बड़ी महानगर पालिका, देश में जो सबसे बड़ी महानगर पालिका है, वही महाराष्ट्र में सबसे बड़ी महानगर पालिका है, वो है मुंबई की बृहन मुंबई महानगर पालिका। उसके चुनाव होने जा रहे हैं। उनका बहुत ही बड़ा बजट होता है। कई राज्यों से, भारत के कई राज्यों से बजट उनका कई गुना बड़ा है। तो ऐसी ये जो परिस्थिति है, इसमें शिवसेना अपना कंट्रोल वहाँ के महानगर पालिका पर या कई महानगर पालिकाओं पर खोना नहीं चाहेगी। इसके लिए हो सकता है कि शिवसेना इस चीज़ के लिए तैयार हो जाए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाई जाए। लेकिन अब सवाल ये है कि उन्होंने जो 2019 में आरोप किया था अमित शाह पर, क्या अमित शाह उनके साथ सरकार बनाने को तैयार होंगे कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने? हमें नहीं लगता कि अमित शाह तैयार होंगे, हमें नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी तैयार होंगे। आपको क्या लगता है? आप ज़रूर इस विषय में नीचे कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट, आपकी राय दीजिए। और आपको जिस भी विषय पर और कुछ जानकारी की ज़रूरत हो तो वो भी आप उसमें ज़रूर मेंशन कीजिए, ताकि हम उस विषय पर वीडियो बनाकर आपके सामने वो पूरी जानकारी पेश करें। आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा तो आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इस वीडियो को आपके जितने दोस्त, कलीग्स, रिश्तेदार और आप जिन जिन को जानते हैं उनके साथ ये ज़रूर शेयर करें। और आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।